डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार किसान भाइयों बहनों, दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। हमारे इस कार्यक्रम में कृषि जगत में हो रही हलचलों की जानकारी हम आप तक पहुंचाते हैं। आज भी हमेशा की तरह लेकर आए हैं हमारे तीनों सेगमेंट्स, विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। तो क्या कुछ रहेगा खास आज के एपिसोड में, जानने के लिए शुरुआत करते हैं आज के अंक की। आइए किसान भाइयों बहनों, सबसे पहले नजर डालते हैं क्या कुछ खास है आज सीधा मंत्रालय से। कृषि भवन के डीडी किसान स्टूडियो के माध्यम से बहुत ही अहम जानकारियां हम आप तक पहुंचाते हैं। कृषि जगत में हो रही गतिविधियों की, बदलावों की जानकारी आप तक पहुंचाई जाती है। तो क्या कुछ रहेगा आज अहम डीडी किसान स्टूडियो से, आइए दिखाते हैं आपको। आजकल शहरीकरण बहुत हो रहा है, जिससे हमारे शहरों की आबादी बढ़ रही है। क्योंकि शहरों में लिमिटेड हमारे पास भूमि है, तो उस पर मकान बनाने के बाद कोई आसपास किचन गार्डनिंग के लिए कोई जगह नहीं बचती है, तो जिससे हमारे पास भूमि का अभाव रहता है। तो यदि हम छत, जो हमारी खाली पड़ी हुई छतें हैं, उनका उपयोग कर सकें और वहाँ पे सब्जी उत्पादन का कार्य कर सकें, तो इससे एक तो हमको आमदनी प्राप्त होगी और दूसरा हमें समय पे घर पे ही जब भी आवश्यकता अनुसार ताज़ी हरी भरी सब्जियां, पोषक सब्जियां प्राप्त होंगी, जो कि रसायन और कीटनाशकों से दूर होंगी और इनका शरीर पे अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो हम देखा जा सकता है कि आजकल चूँकि तमाम तरह की बीमारियां हमारे समाज में व्याप्त हैं, तो यदि हम ये जो हरी सब्जियां हैं, जैसे पालक हो गया, खीरा हो गया, गाजर हो गया, चुकंदर हो गया, इनकी आदि सब्जियों की खेती घर पर करें तो विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट, डाइटरी फाइबर और इनकी पूर्ति हम कर सकते हैं और यह हमें कुपोषण से लड़ने में भी सहायक है। तो जानते हैं कि कैसे हम छत पे कर सकते हैं। इसके लिए खाली छत की आवश्यकता होगी और खाली छत पे हम गमलों में कर सकते हैं और बाज़ार में ग्रो बैग्स मिल जाते हैं, जो ऑनलाइन भी आ जाते हैं और आप बाज़ार से जाके भी खरीद सकते हैं। यदि आप इस पर भी नहीं कर सकते तो घर पे खाली पड़े हुए बर्तन हैं, हमारे कंटेनर हैं, कूलर हैं, प्लास्टिक के ड्रम हैं, तेल के ड्रम हैं, बोरियां हैं, जूट बैग्स हैं, तो इनके माध्यम से हम खेती कर सकते हैं। तो इसमें हमको ग्रोइंग मीडियम चाहिए होगा, मतलब इनके अंदर हम या तो मिट्टी भर के भी लगा सकते हैं या मिट्टी रहित मीडियम में भी हम सब्जियों का रोपण कर सकते हैं। तो अगर हम मिट्टी में करेंगे तो मिट्टी, गोबर की खाद और रेत एक एक भाग मिला के हम इसका मिश्रण बना के इसमें खेती कर सकते हैं, या हम कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट, वर्मी कोलाइट आदि मीडियम में कर सकते हैं। तो इसके लिए हम सीधी बुआई वाली बीज फसलों की भी खेती कर सकते हैं और बाज़ार से ला के रोपण पे भी कर सकते हैं। पर अगर हम खुद ही घर पे नर्सरी तैयार करें तो इससे हमारे धन की और समय की भी बचत होगी और समय पे हम नर्सरी उत्पादन करके समय पर फसल ले सकेंगे। तो जानते हैं कि किन किन फसलों की हम खेती कर सकते हैं। गाजर, मूली, पालक, बैगन, शिमला मिर्च, टमाटर, कद्दू वर्गीय फसलें जैसे तोरी, लौकी, कद्दू, खीरा, ककड़ी इत्यादि फसलों को और हरी सब्जियां, पालक, चुकंदर, मेथी और कुछ जड़ी बूटियों को, इनकी खेती आसानी से हम छत पे, टेरेस पे बगीचा स्थापित करके कर सकते हैं। अब किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम में नजर डालते हैं हमारे सेगमेंट विज्ञान और किसान पर। आज के हमारे सेगमेंट में हम बात करेंगे सर्दियों में किस तरह से की जा सकती है पशुओं की देखभाल। जी हाँ, सर्दियां दस्तक देने वाली हैं आगे आने वाले समय में। ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम पहले से ही तैयारियां कर लें। पशुपालन तभी हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है जब हम इसे सावधानी पूर्वक करेंगे। तो सर्दियों में किस तरह से सफलतापूर्वक किया जा सकता है पशुपालन और पशुओं की देखभाल, आइए आपको बताते हैं सेगमेंट विज्ञान और किसान के माध्यम से।
सर्दी के दौरान पशुओं को कई तरह की बीमारियां लग सकती हैं। मिसाल के तौर पर जुकाम, निमोनिया, दस्त और अफारा। इसके अलावा खुरपका, मुंहपका जैसे संक्रामक रोग भी इस मौसम में दिखाई दे जाते हैं। इन समस्याओं से बचना है तो पशुओं को सर्दी से बचाना होगा। बचाव के लिए आवास प्रबंधन भी करना है और आहार प्रबंधन भी। आवास प्रबंधन उन्हें बाहर की ठंड से बचाएगा और आहार प्रबंधन अंदर से ऊर्जावान बनाएगा। शरीर जितना ऊर्जावान होगा, सर्दी लगने की संभावना उतनी ही कम रहेगी। ऊर्जावान शरीर बीमारियों से लड़ने में भी मदद करता है। संतुलित आहार में आप दाना, बिनौली, खल, चोकर और खनिज मिश्रण जैसी चीजें दे सकते हैं। कई पशु चिकित्सक तेल के सेवन की भी सलाह देते हैं। इसके अलावा पशुओं को खुली जगह में ना बांधें और ठंडा पानी तो बिल्कुल भी ना पिलाएं। जिस कमरे में पशुओं को बांधा गया है उनके रोशनदान, दरवाजों और खिड़कियों को टाट या बोरे से ढक दें। आप चाहें तो गर्मी प्रदान करने के लिए पशुओं के आसपास अलाव भी जला सकते हैं। दूसरी ओर पशु बाड़े को नमी से बचाएं, यानी गोबर और मूत्र के निकालने का उचित इंतजाम करें। साथ ही ऐसी व्यवस्था करें कि बाड़े में सूरज की रोशनी देर तक पड़ती रहे। खुरपका, मुंहपका खतरनाक बीमारी है। कभी कभी तो इससे पशु की मौत भी हो जाती है। इससे निपटने के लिए समय पर टीकाकरण कराएं। तो ये था सेगमेंट विज्ञान और किसान। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम चर्चा करेंगे उस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सम्मेलन की जो भारतीय कृषि के विकास में फसल संरक्षण उद्योग की भूमिका को उजागर करता है। हाल ही में नई दिल्ली में क्रॉप लाइफ इंडिया की 44वीं वार्षिक आम बैठक के दौरान आयोजित इस सम्मेलन का विषय था साझेदारी के माध्यम से समृद्धि को बढ़ावा देना। इस सम्मेलन में कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने, फसल संरक्षण के लिए नियामक प्रक्रियाओं को सरल बनाने और आधुनिक तकनीकों जैसे आईपीएमएस और ड्रोन के उपयोग पर जोर दिया गया। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री श्री रामनाथ ठाकुर ने किसानों के अदम्य प्रयासों की सराहना की और मिट्टी की सेहत सुधारने की दिशा में कदम उठाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि आज की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें एकीकृत कीट प्रबंधन प्रणाली को अपनाना होगा। कानून राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कृषि के योगदान को 2047 तक 7 से 8% तक बढ़ाने के लिए किसान केंद्रित समाधानों की आवश्यकता पर जोर दिया। कृषि मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव श्री फैज अहमद किदवई ने बताया कि 20,000 किसान पहले ही राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली के लिए पंजीकरण करवा चुके हैं। इस अवसर पर क्रॉप लाइफ इंडिया के महासचिव दुर्गेश चंद्रा ने कहा कि भारत को एक वैश्विक खाद्य हब के रूप में स्थापित करने के लिए विज्ञान आधारित नीतियों की आवश्यकता है। इस दिशा में कदम उठाने से नवाचार को बढ़ावा मिलेगा और नई तकनीकों का विकास संभव होगा। इस सम्मेलन के माध्यम से हमें यह समझने को मिला कि फसल संरक्षण उद्योग न केवल कृषि की समृद्धि में योगदान देता है, बल्कि यह हमारे किसानों को बेहतर तकनीकों और समाधानों से भी जोड़ता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं।
इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाया। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए किसान भाइयों बहनों, अब कार्यक्रम में वक्त है नजर डालने का सेगमेंट कृषि स्टार्टअप पर। आज के हमारे इस सेगमेंट में हम आपको हमारे सफल किसान से मिलवाएंगे जो कृषि के क्षेत्र में कुछ अलग कर रहे हैं और इन्होंने कुछ नया करने की ठानी हुई है। जी हाँ, अभी तक का इनका सफर कैसे रहा है, कैसे इन्होंने अपने सफर की शुरुआत की और क्या क्या बदलाव इन्होंने महसूस किए और कैसे अन्य लोगों को भी ये प्रेरित कर रहे हैं, आइए ये सब जानते हैं हमारे सेगमेंट के माध्यम से। एक ऐसी ही महिला कृषि उद्यमी हैं रीता देवी। झारखंड के रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड का एक छोटा सा गांव है डुंडीगाछी, जहां की रहने वाली है रीता, जो आत्मविश्वास से भी लबरेज हैं, जिन्होंने अपने जीवन में कभी हारना नहीं सीखा। इंटर तक की पढ़ाई पूरी करने के बाद 16 वर्ष की कम उम्र में ही इनकी शादी शक्ति राम महतो से हो गई थी। कच्ची उम्र में पारिवारिक दायित्वों का बोझ इनके लिए किसी चुनौती से जरा भी कम न था। समस्याएं बहुत थी, लेकिन उससे निकलने का हुनर रीता को मालूम था। गांव की महिला समिति और ग्राम संगठन के रोजगार समिति से जुड़ने के साथ शुरू हुई इनकी फर्श से अर्श तक पहुंचने की विकास यात्रा। रीता ने राज्य सहित बाहर के राज्यों में प्रशिक्षण प्राप्त कर गांव की अन्य महिलाओं को भी खेती के नए तौर तरीकों से अवगत कराया। इन्होंने खेती के साथ साथ पशुपालन को भी बढ़ावा दिया। गाय बैल के अलावे इनके पास आज 6 बकरियां हैं। एक सफल किसान के साथ साथ रीता देवी सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन की संवाहिका भी बन गई हैं। कहते हैं कि उड़ान पंखों से नहीं हौसलों से होती है, और इसकी जीती जागती मिसाल है युवा महिला कृषि उद्यमी रीता देवी। रीता आज कोई आम किसान नहीं है, बल्कि नई सोच और समझ रखने वाली एक प्रगतिशील महिला कृषि उद्यमी है। इन्होंने अपने क्षेत्र में वैज्ञानिक खेती की नींव रखी। आरंभ में रीता को गांव वालों के ताने भी सहने पड़े, लेकिन इन्हें इनके इरादों से कोई विचलित न कर पाया। रीता देवी के पास कुल 50 डिसमिल जमीन है, जिस पर कई तरह की फसल तो उगाती ही हैं, लेकिन इस क्षेत्र में पहली बार फूलों की खेती और बीज उत्पादन का काम रीता देवी ने शुरू किया।
किसन जाग जाग रे बदल देबै हमीर जमाना। इन्होंने अपनी 25 डिसमिल जमीन पर एक टमाटर बीज उत्पादन का कार्य भी शुरू किया। रीता ने गांव के प्रत्येक किसानों को उन्नत बीज उपलब्ध करवाकर पैदावार में भी बढ़ोतरी की है और यही कारण है कि गांव के दूसरे किसान आज रीता के मुरीद हो गए हैं। रीता लोगों की आजीविका को सशक्त बनाकर नारी सशक्तिकरण की दिशा में भी अहम भूमिका का निर्वाह कर रही हैं। ये सामाजिक समस्याओं के निदान में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। रीता देवी वन रक्षा समिति की सक्रिय सदस्य भी हैं। कल तक जो इन पर तंज कसा करते थे, आज वे भी रीता से आर्थिक मदद प्राप्त कर रहे हैं। जहाँ भी हम लोग का ये ट्रेनिंग होता है तो प्लानिंग हम लोग पहले से बनाते हैं कि ये चीज इस बार मौसम का हिसाब से कि क्या इस बार लगाने का है, तो हम लोग तैयार करते हैं कि इस बार हम लोग जितना भी कृषि उद्यमी हैं सबको हम लोग अपना डिमांड किए हैं कि ओनियन का खेती करेंगे और ये गांव को यही वाला बढ़ावा देते हैं कि अच्छा से खेती कीजिए और अच्छा मेहनत कीजिए। रीता देवी आज अपने क्षेत्र में किसी परिचय की जरा भी मोहताज नहीं। इन्होंने अपनी मेहनत से जो मुकाम हासिल किया है वो हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत है। तो ये था सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं किसान समाचार डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम बात करेंगे एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना की, जो इंदौर जिले के किसानों के लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आई है। यह योजना फल, फूल और सब्जियों की खेती को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। इसमें आम, अमरूद, नींबू, संतरा, स्ट्रॉबेरी जैसी फसलों के साथ साथ बल्बस और कट फ्लावर के उत्पादन पर जोर दिया गया है। किसानों को हाइब्रिड सब्जियों, प्याज और मसालों की खेती में भी मदद मिलेगी। इस योजना का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना और कृषि विविधीकरण को बढ़ावा देना है। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न घटक शामिल हैं, जैसे संरक्षित खेती के लिए प्लास्टिक मल्चिंग, बागवानी यंत्रीकरण और जैविक खेती के लिए वर्मी कंपोस्ट यूनिट। किसानों को ट्रैक्टर, पावर टिलर और स्प्रेयर जैसी यांत्रिक सहायता भी मिलेगी, जिससे उनकी खेती और भी प्रभावी बनेगी। इंदौर जिले के सभी किसानों से अपील की गई है कि वे इस योजना का लाभ उठाएं। इच्छुक किसान MPFSTS पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप स्थानीय उद्यान विकास अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। इस प्रकार एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों से जोड़ने और उनकी आय बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण कदम है। इसे अपनाकर हम न केवल अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं, बल्कि भारतीय कृषि को भी मजबूती दे सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए
सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए किसान भाइयों बहनों, अब कार्यक्रम में दिखाते हैं आपको सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। आइए किसान भाइयों बहनों, अब आपको दिखाते हैं AI एंकर कृष क्या खास जानकारी लेकर आए हैं आज हम सभी के लिए कृषि जगत से जुड़ी। नमस्कार, आप देख रहे हैं DD किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। गुजरात में तैयार धान, मक्का और बाजरे की कटाई का काम करें। यहाँ के किसान इन दिनों मूंगफली की खुदाई भी कर सकते हैं। गुजरात में सब्जियों के खेतों में जरूरत के हिसाब से सिंचाई करें। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ के सतपुड़ा के पठार क्षेत्र में टमाटर और मटर के खेतों में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था करें। महाराष्ट्र के कोंकण में सुबह के समय अगेती धान की कटाई जारी रखें। कटाई के बाद फसल को सुरक्षित स्थान पर रखने की जरूरत है। वहीं मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में तैयार सोयाबीन, बाजरा और मक्का की कटाई का काम करें। यहाँ के किसान तैयार मूंगफली की खुदाई भी करते रहे। मराठवाड़ा में कुसुम की बुवाई का काम करें। यहाँ के किसान उन्नत किस्म के चने की बुवाई भी कर सकते हैं। पश्चिमी विदर्भ में सोयाबीन, मक्का और हरे चारे की कटाई करें। पश्चिमी विदर्भ में कुसुम, सूरजमुखी और कपास की बुवाई का काम करें। आंध्र प्रदेश में रब्बी की मक्का बोएं। वहीं उत्तरी तेलंगाना में चने और मूंगफली की बुवाई करें। तमिलनाडु के किसानों को सलाह कि धान के खेतों में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था करें। मक्का, काली मिर्च और हाल फिलहाल में लगाए गए पौधों में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था जरूरी है। हल्दी की नई फसल में भी पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था करें। केले के पौधों को सहारा देने का काम करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए DD किसान। धन्यवाद। आज हम बात करने वाले हैं ईनाम एप्लीकेशन के बारे में। एक छोटी सी एप्लीकेशन है जिसको आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं। बस आपको करना होगा इसमें रजिस्ट्रेशन और देश की जितनी भी लिस्टेड मंडियां हैं वहां पर आप जिंसों के भाव जान सकते हैं। आप बिकवाली कर सकते हैं अपनी जिंसों की, आप खरीदारी भी कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद ऐप है ये, लेकिन आपको इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो उसकी क्या प्रक्रिया है आइए आपको बताएं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया के माध्यम से।
ये था सेगमेंट फार्मिंग इंडिया और इसी के साथ आपको बता दें आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं जितनी भी जानकारियां आज के कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाई गई हैं सभी आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। साथ ही आपको बता दें कि अगर हमारे कार्यक्रम के लिए कोई सवाल है आपके पास, आप कोई सुझाव देना चाहते हैं बदलाव के लिए, कुछ नया करने के लिए, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी है krushidarshan@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पता है हमारा कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। और इसी के साथ आपको बता दें दोबारा देखना है आपको हमारा ये कार्यक्रम तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। आप हमारा ये एपिसोड और तमाम बाकी जो एपिसोड्स हैं वो भी देख सकते हैं और सारी जानकारियां पुनः हासिल कर सकते हैं। तो किसान भाइयों बहनों, इसी वादे के साथ अगले अंक में फिर होंगे हाजिर कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। लेकिन आपने कंपनी सरकार से दोस्ती करके